Hello everyone. Let us move on to the second part of the chapter number 5, The Alien Planet, The Green Movement's Role, which is written by Nani Palkhiwala for the students of class 11th. So, in the previous part, we have studied that the writer was too much worried about the planet Earth. राइटर ने अपने व्यूज़ बताए हैं प्लैनेट अर्थ को लेकर और प्रेजेंट कंडीशन भी बताते हैं कि इस वक्त अर्थ की जो कंडीशन है वो कैसी है, साथ ही में उसके फैक्टर्स और रीज़न बताने की भी कोशिश करते हैं. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग अबाउट प्लैनेट अर्थ. ये एक आर्टिकल है जो कि इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था. इस चैप्टर में सबसे पहले नानी पालखीवाला एक ग्रीन मूवमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि न्यूजीलैंड से शुरू हुआ था 1972 में. और ये पहला एफर्ट था अर्थ को बचाने का, ये रियलाइज़ कराने का कि हमारी प्लैनेट अर्थ की जो हेल्थ है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, ख़राब हो रही है. सो लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर. इन द जू एट लुसाका, ज़ाम्बिया, देयर इज़ अ केज वेयर द नोटिस रीड्स द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल. लुसाका में एक जू है, लुसाका ज़ाम्बिया में है. वहाँ पर एक केज है, जू के अंदर एक केज है जहाँ पर एक नोटिस पढ़ने को मिलता है, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल. इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल. लेकिन केज के अंदर कोई जानवर नहीं है, एक मिरर रखा है. उस मिरर में आप अपने आप को देख लो. इट मीन्स कि जब आप अपने आप को उस मिरर में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मोस्ट डेंजरस एनिमल आप खुद हैं. वी ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑन द अर्थ, जो कि इस धरती को ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं. थैंक्स टू द नंबर ऑफ efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned up the most dangerous animal in the world. अब ये थैंक्स करते हैं नंबर ऑफ़ एजेंसीज को जो कि अलग अलग कंट्रीज़ में हैं कि एक नई जागरूकता की शुरुआत हो चुकी है इस जानवर के अंदर. इस दुनिया का जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है उसके अंदर अब शुरुआत हो गई है, जागरूकता आ गई है कि हमें अपनी धरती को डोमिनेट नहीं करना है. He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. अब ही के अंदर, ही मीन्स ह्यूमन बीइंग, अब ह्यूमन बीइंग में भी समझ आ गई है कि अब हमें अर्थ के ऊपर डोमिनेट नहीं करना है. इट मीन्स कि जितनी ज़मीन पर हम रह रहे हैं, हमने ये ज़मीन ख़रीदी है, इस पर हमने घर बना लिया है, तो हम अपने आप को उसका हकदार मान लेते हैं और हम उस पर डोमिनेट करते हैं. तो इंसान के अंदर अब ये चीज़ आ चुकी है कि वो डोमिनेट नहीं करेगा. अब उसके अंदर क्या आ गया है, सिस्टम बेस्ड ऑन पार्टनरशिप. अब वो ये चीज़ समझ गया है कि अब हमें पार्टनरशिप में काम करना होगा. ये सोचना होगा कि धरती भी हमारी ही तरह है, इसकी भी अपनी ज़रूरतें हैं और हमें उन ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना है. Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. Catalog means to make a list. तो साइंटिस्ट ने अब तक ऑलमोस्ट 1.4 मिलियन अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं की लिस्ट बना ली है और इन सब के साथ हम इस धरती को शेयर करते हैं. इट मीन्स हम अकेले नहीं रह रहे हैं इस धरती पर. ये धरती सिर्फ हमारी ही नहीं है, अलग अलग जो जीव जंतु, जो जानवर इसमें रह रहे हैं धरती पर, वो उनकी भी है ये धरती. तो इंसान जो है उन सब के साथ इस धरती को शेयर करता है. एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. Reckon means calculate करना. Uncatalogued means unlisted. Languish means weak. Ignominious darkness, it means disgraced or shame. अब राइटर कहते हैं कि एक तो लिस्टेड स्पीसीज हैं, फिर वो कहते हैं कि एक ऐसी भी स्पीसीज हैं जो कि अनकैटलॉग्ड हैं, यानी कि अनलिस्टेड हैं. कुछ ऐसी भी जीव जंतु हैं जिनके नाम अभी भी लिस्ट में नहीं डाले गए हैं. और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि 3 to 100 मिलियन ऐसी स्पीसीज हैं जिनके बारे में अभी हमें पता भी नहीं है
और अभी डिस्कवर नहीं किया गया है। तो ये ऐसी स्पीसीज हैं जो गुमनामी के अंधेरों में भटक रही हैं, इग्नोमिनस डार्कनेस में भटक रही हैं। One of the early international commissions which dealt inter alia with the questions of ecology and environment was the Brand Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha. Inter alia का मतलब होता है among other things. तो यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही थी उस टाइम पर, राइटर हमें बता रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही थी उस समय पर कि, और उसी के साथ साथ एक ऐसी चीज़ भी आई जिसका नाम था इंटरनेशनल कमीशन। और ये इंटरनेशनल कमीशन जो था, इसका नाम क्या था? ब्रांड कमीशन। तो उन्होंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज किए। ये जो ब्रांड कमीशन थी किस चीज़ से रिलेटेड? इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस वो लोग उठाते थे, वो इसी के बारे में लिखा करते थे। तो उन्हीं के एक मेंबर थे जिनका नाम था मिस्टर L.K. झा। किन के मेंबर? ब्रांड कमीशन के जो मेंबर थे L.K. झा। और ये ब्रांड कमीशन किसके लिए लिखती थी? वो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के बारे में ज़्यादा ध्यान रखते थे ये लोग। तो उनके एक मेंबर थे L.K. झा। उन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट जो बनाई थी, ब्रांड रिपोर्ट जो तैयार की थी, उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन अराइज किया था। वो क्वेश्चन क्या था? आर वी टू लीव अवर सक्सेसर्स अ स्कॉच्ड प्लैनेट? क्या हम अपनी आगे वाली पीढ़ी के लिए, सक्सेसर यानी आगे वाली जो जनरेशन है, उनके लिए एक जलता हुआ प्लैनेट छोड़कर जा रहे हैं? एडवांस्ड डेजर्ट छोड़कर जा रहे हैं? इम्पावरिश्ड लैंडस्केप्स छोड़कर जा रहे हैं? एलिंग एनवायरनमेंट छोड़कर जा रहे हैं? तो राइटर हमें बता रहे हैं कि देखो, क्या हम लोग ऐसी चीज़ें अपने आगे वाली जनरेशन के लिए छोड़कर जाएंगे जो कि तपता हुआ प्लानेट हो, बिल्कुल जलता हुआ हो, स्कॉच्ड हो, और ऐसा बंजर ज़मीन छोड़कर जाएंगे हम उनके लिए? इम्पावरिश्ड लैंडस्केप्स का मतलब है, इम्पावरिश्ड मीन्स पुअर, वेरी पुअर। तो बहुत बुरा लैंडस्केप छोड़कर जा रहे हैं हम उनके लिए, जिसमें वो रह भी नहीं पाएंगे ठीक से, और बीमार एनवायरनमेंट छोड़कर जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये L.K. झा जो हैं, उन्होंने ये बात बताई थी कि हम क्या इन लोगों के लिए ये सब चीज़ें छोड़कर जा रहे हैं? तो अगर हम ऐसा करते हैं तो इस धरती पर फिर कोई रहेगा कैसे? Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful books, The Global Economic Prospect, points out that the Earth's principal biological systems are four: fisheries, forests, grasslands, and croplands, and they form the foundation of the global economic system. मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन जो हैं, उन्होंने अपनी एक थॉटफुल बुक थी जिसका नाम था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट। उन्होंने ये पॉइंट आउट किया था उस बुक में कि इस धरती के जो प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं वो ये चार हैं, यानी मेन हैं ये: फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। और यही जो चारों सिस्टम्स हैं, इनसे एक फाउंडेशन तैयार होता है ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम का। In addition to supplying our food, these four systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petrol-derived synthetics. तो राइटर ये बता रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट बुक है जिसमें उन्होंने बताया है कि ग्लोबल ये जो हमारी जो मेन सिस्टम्स हैं ये चार हैं: फिशरीज, क्रॉपलैंड्स, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड। तो हर तरीके का रॉ मटेरियल प्रोवाइड करके देते हैं ये सब हमको। हमारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इन्हीं पर डिपेंड हैं, एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम। तो मिनरल और पेट्रोलियम के अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसके लिए रॉ मटेरियल ये चार सिस्टम से आता है। और ये चारों कौन हैं? ये चारों हमारी बैकबोन हैं। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे। अब राइटर हमें बताते हैं कि अब लोग क्या करने लगे? फिशिंग करते हैं और उसे फूड की तरह खाते हैं। फिश में क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। तो राइटर में बताते हैं कि ये जो प्रोटीन कॉन्शियस वर्ल्ड है वो ओवर फिशिंग करते हैं, जिससे फिशेस जो हैं वो घटती चली जा रही हैं। इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। डेसिमेटेड मीन्स टू रिड्यूस इन नंबर।
घटती चले जा रहे हैं। प्रोक्योर मीन्स ऑब्टेन। अब हमें राइटर कहते हैं जो पुअर कंट्रीज़ हैं और पुअर कंट्रीज़ के जो लोकल फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, आर बीइंग डेसिपेटेड, वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रोक्योर, वो क्या कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन, उन्हें क्या चाहिए, उनको चाहिए फायरवुड। फायरवुड क्यों चाहिए, पकाने के लिए, क्योंकि ये लोग गाँव में रहते हैं तो इनको फायरवुड की ज़रूरत पड़ती है। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ बिकम एक्सपेंसिव दैट what goes under the pot now cost more than what goes inside it। तो जो लोकल फॉरेस्ट हैं और जो पुअर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके से होता है काम। यहाँ पर एक बात कही जा रही है, राइटर बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि जो चीज़ अंदर पक रही है वो तो सस्ती है, लेकिन जिस चीज़ पर जलाया जा रहा है, नीचे का जो जिसमें ये जो चीज़ हो रही है, चूल्हा जो जलाया जा रहा है, उसकी जो लकड़ी है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव दैट व्हाट गोज़ अंडर द पॉट, ये किसी को नहीं पता पॉट के अंदर क्या है, जबकि सबसे मेजर चीज़ तो फूड ही है हमारे लिए, लेकिन यहाँ पर फायरवुड जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है खाने से ज़्यादा। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़, in the words of Dr. Myers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction। अब वो डॉक्टर मायर्स की एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो बताते हैं कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो इवोल्यूशन का पावर हाउस है और सबसे ज़्यादा स्पीसीज यहीं एग्जिस्ट करती हैं। तो सारे के सारे जो फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं उससे क्या हो रहा है, हमारी जो स्पीसीज हैं उनकी लाइफ एक्सटिंक्ट होती जा रही है, वो डिटीरियोरेट होते जा रहे हैं, वो डिस्ट्रक्ट होते चले जा रहे हैं। It has been well said that forests precede mankind, deserts follow। मैनकाइंड से पहले फॉरेस्ट आता है, ये बहुत अच्छी तरह से कहा गया। इट हैज़ बिन वेल सेड कि फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, मैनकाइंड से पहले क्या है, फॉरेस्ट आता है, और मैनकाइंड के बाद क्या आता है, डेजर्ट आता है। द वर्ल्ड्स एंशियंट पैट्रीमोनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़ नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 million acres a year। तो वो हमें बता रहे हैं कि हमारे दिमाग में क्या डालना, वो हमारे दिमाग में क्या डालना चाहते हैं कि हम सारे जंगलों को डेजर्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और वर्ल्ड्स की जो एंशियंट पैट्रीमोनी है यानी जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो इरोड हो रहा है एट द रेट ऑफ 40 to 50 million acres a year। इस तरीके से वो इरोड हो रहा है, ख़त्म होता चला जा रहा है। एंड द ग्रोइंग यूज़ ऑफ डंग, जिस तरीके से हम डंग यूज़ कर रहे हैं फॉर बर्निंग, डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइज़र। जिस तरीके से हम उसको ज़मीन में जला रहे हैं, डंग को चूल्हा जलाते हैं हम, तो उससे मिट्टी क्या हो रही है, उसकी फर्टिलिटी ख़त्म होती चली जा रही है। ज़मीन की फर्टिलिटी भी हम बर्न कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं, नेचुरल फर्टिलाइज़र को हम ख़त्म करते चले जा रहे हैं। सो हियर आई हैव completed the second part of the chapter। we will be back with the third part in the next video।